नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारतीय नौसेना को लेकर। दरअसल अब भारतीय नौसेना के कर्मचारी मर्चेंट नेवी में आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे। इसके लिए भारतीय नौसेना और नौवाहन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के बीच एक समझौता हुआ है। दोस्तों, इस योजना से नौसेना कर्मियों को जरूरी ब्रीजिंग पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसके बाद और कुछ मामलों में STCW प्रावधान के तहत अनिवार्य न्यूनतम व्यापारी जहाज समुद्री सेवा पूरी करने का प्रमाण पत्र मिलेगा। ये इंडियन नेवी के कर्मियों को भारत में और साथ ही दुनिया भर में शिपिंग कंपनियों में मर्चेंट जहाजों पर विभिन्न पदनामों के लिए सहज स्थानांतरण में मदद करेगा। इस स्थानांतरण योजना में यानी कि ट्रांसफर में कई प्रावधान है जो मर्चेंट नेवी में शीर्ष रैंक तक भी नौसेना कर्मियों को सीधे बैठाने की पेशकश करते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, अभी ऑस्ट्रेलिया का एक डेलीगेशन जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्ले भी भारत पहुंचे थे, उन्होंने INS हंसा का दौरा किया था। बता दें कि इस दौरान उन्हें पर्सनल एयर मोबिलिटी व्हीकल वरुणा का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया। बता दें कि इस ड्रोन को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया है। वरुणा ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है चलते हुए जहाजों से भी। हालांकि इसका अभी डेवलपमेंटल ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग एक ऑटोनोमस और इंटेलिजेंट अंडर वाटर स्वाम ड्रोन्स पर भी काम कर रही है, जो कि पेलोड के रूप में हथियार भी ले जा सकता है। अगली खबर भारत और इजिप्ट को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर टीम इजिप्ट पहुंच चुकी है, जहां वे बायलैटरल टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और इस एक्सरसाइज में इजिप्टियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास करेगी। बता दें कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं और इस एक्सरसाइज का मतलब है कि दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में बेहतर तालमेल बन सके। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जिसके तहत 6 स्वाति मार्क II वेपन लोकेटिंग रडार खरीदे जाएंगे, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑप्टिमाइज वेरिएंट है। बता दें कि स्वाति मार्क II का जो नया वेरिएंट है उसे 8x8 हैवी ड्यूटी ट्रक की बजाय 6x6 ट्रक पर लगाया जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल पहाड़ी टेरेन में किया जाना है। बता दें कि भारतीय सेना को 30 स्वाति मार्क I वेरिएंट दिए गए हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्वाति मार्क II जो नया वेरिएंट है वो एक बेहतर क्षमता के साथ आएगा और ये घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इसे निर्यात के भी बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है BMCS लो जोन और हाई जोन बाय मॉडुलर चार्जर सिस्टम के लिए, जिसे कि भारत में बनाया जाना है और ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख BMCS लो जोन एंड हाई जोन बाय मॉडुलर चार्जर सिस्टम की डिलीवरी की जाएगी। इनका इस्तेमाल भारतीय सेना में मौजूद 39 कैलिबर, 45 कैलिबर और 52 कैलिबर की गन्स में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर MRFA को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि MRFA 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें कि पहले चरण के तहत 18 यूनिटें सीधा फ्लाई अवे कंडीशन में विदेशी भागीदार से भारत आएंगी। इसके अलावा 36 यूनिटें भारत में बनेंगी, जिन्हें कि भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मिलकर बनाएंगी। वहीं भारतीय वायुसेना ने DAC के सामने MRFA के पहले चरण के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पर जोर दिया है और कहा है कि अक्टूबर 2022 में इसका प्रपोजल तैयार किया जाना जरूरी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फेज 2 अभी एक विचार है, जिसमें करीबन 7 सालों का वक्त लगेगा और इसके तहत 60 फाइटर जेट्स को भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनियां तैयार करेंगी और इसे इंडियन एयरफोर्स उनसे लेंगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो मलेशिया और भारत को लेकर आ रही है। दोस्तों, दरअसल भारत का तेजस फाइटर जेट अब मलेशिया के 18 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट टेंडर में शीर्ष कंटेंडर बन गया है, जिसके पीछे का कारण यह है कि पहला, तेजस की तकनीकी गुणवत्ता काफी बेहतर है। इसके अलावा इसकी कीमत भी किफायती है। इसके अलावा भारत ने मलेशिया को एक डील पैकेज भी दिया है, जिसके तहत भारत मलेशिया के 19 Su-30 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस और स्पेयर्स की आपूर्ति करेगा। यही नहीं, मलेशिया की टीम अब भारत का दौरा करने वाली है तेजस फाइटर जेट्स के ऑर्डर से पहले। वहीं भारत ने मलेशिया को मलेशिया में ही तेजस विमान की ओवरहॉल फैसिलिटी का भी ऑफर दिया है, जिसके तहत तेजस विमान की मेंटेनेंस जो सर्विस है उसमें कोई दिक्कत ना आए। और इस तरीके का जो डुअल पैकेज भारत ने मलेशिया को दिया है वो कहीं ना कहीं मलेशिया को तेजस खरीदने पर मजबूर करेगा। यही नहीं, ये डील सरकार से सरकार के बीच होगी। हालांकि अभी आधिकारिक बयान आना इस पर बाकी है। यही नहीं दोस्तों, भारत अपने तेजस को स्वदेशी उत्तम आयसा रडार और नए एविनिक्स के साथ मलेशिया को देगा, जिसमें कि अलग अलग तरीके के एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड वेपन्स लगाए जा सकते हैं, जिनमें कि 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा MK1 भी शामिल है।
अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना प्रमुख को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी अगस्त में नेपाल की यात्रा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित करेंगी। दरअसल दोस्तों, नेपाल और भारत के सेना प्रमुखों के द्वारा यात्राओं के आदान प्रदान और दोनों सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की एक लंबी परंपरा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन के साथ विभिन्न सड़कों पर 75 स्थानों पर BRO कैफे ब्रांड के तहत सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इसका उद्देश्य पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सीमा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सड़क किनारे स्थापित होने वाले इन प्रतिष्ठानों को BRO कैफे का नाम दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन कैफेज में वाहनों के लिए पार्किंग, फूड प्लाजा, रेस्तरां, महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए अलग अलग जन सुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि भी उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना को लाइसेंस के आधार पर एजेंसियों के साथ मिलकर किया जाएगा। एजेंसियां BRO के दिए निर्देशों के अनुसार निर्माण और संचालन करेगी। लाइसेंस 15 साल तक वैध होगा और 5 सालों के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और चाइना को लेकर आ रही है। ब्रिक्स सम्मेलन अब जल्द ही होने वाला है। ऐसे में अब चीन के विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत से बातचीत की है और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन ऑनलाइन होगा, यानी कि वर्चुअल होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। ये ब्रिक्स का 14वां सम्मेलन है। आपको बता दें कि ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल पहले लद्दाख में पैदा हुए सैन्य गतिरोध के चलते द्विपक्षीय संबंधों में खटास आ चुकी है। ऐसे में सैन्य स्तर की वार्ता दोनों देश लगातार कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। हालांकि यहाँ पे चाइना की तरफ से जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वांग यी ने कहा कि चीन और भारत के साझा हित उनके मतभेदों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों को एक दूसरे को कमजोर करने के बजाय समर्थन करना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ रक्षा क्षमता के बजाय सहयोग को मजबूत करना चाहिए और एक दूसरे पर संदेह के बजाय आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बात कौन कर रहा है? चाइना, क्योंकि उसको मालूम है कि गलती उसकी तरफ से हुई है और जिन शब्दों का इस्तेमाल चाइना कर रहा है, आपसी हित, समर्थन करना, एक दूसरे के साथ सहयोग मजबूत करना, ये तब तक संभव है ही नहीं जब तक आप LAC पर उस गतिरोध को खत्म नहीं करोगे जो पिछले 2 सालों से आपने बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि चाइना को दोस्तों इस ब्रिक्स सम्मेलन में इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं भारत यहाँ पर LAC का मुद्दा ना उठा ले। ऐसे में किरकिरी चाइना की होनी तय है। अगली खबर दोस्तों चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, चीन लगातार नेपाल को अपना मोहरा बनाता आया है और ऐसे में चीन ने अब नेपाल की जमीन पर अपने अतिक्रमण को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि चीन ने नेपाल की जानकारी के बिना सीमा पर कटीले तार लगा दिए हैं। 2 साल पहले भी चीन ने गोरखा जिले के रुइला में नेपाली सरजमीन पर सैन्य ठिकाने बना लिए थे। अब उसी जमीन में चीन ने कटीले तार लगाकर सीमा को बंद कर दिया है। दरअसल नेपाल के हिमालय क्षेत्र में बॉर्डर का निर्धारण नहीं हो पाया, इससे सीमा की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने नेपाली सीमा में अतिक्रमण करते हुए कटीले तार बिछा दिए। इस बात की जानकारी नेपाल को तो पता नहीं थी, लेकिन गोरखा जिले में जो सीमा के नजदीक लोग थे उन्होंने ये जानकारी दी। हालांकि इस बारे में नेपाल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि करीबन 150 से 200 मीटर लंबे क्षेत्र में कटीले तार से चाइना ने घेरा लगा दिया और वहां पर CCTV कैमरे लगा दिए और अगर कोई भी स्थानीय नागरिक उसके आसपास घूमता हुआ नजर आता है तो चंद मिनटों में ही चीनी सुरक्षा के जवान वहां पहुंचकर उन्हें वापस जाने के लिए निर्देश देते हैं। दोस्तों, नेपाल भारत के साथ तो काला पानी, लिपु लेक, लिम्पुया धारा, ये सब चीजें चिल्लाता रहता है, लेकिन चाइना के सामने इसकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। अगली खबर पाकिस्तान और चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान की नौसेना के लिए सेकंड टाइप 054A/P फ्रिगेट PNS तैमूर को तैयार कर दिया है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक PNS तैमूर को 23 जून को शंघाई के शिपयार्ड में कमीशन किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन को 2017 के एक सौदे के तहत PNS तैमूर बनाने का ऑर्डर दिया था। हालांकि PNS तैमूर के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि PNS तैमूर में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम लगा हुआ है। इस युद्धपोत में भारी मारक और निगरानी क्षमता है। साथ ही ये युद्धपोत एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। दरअसल चीन एशिया में भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहा है और उसे सैन्य तरीके से मजबूत करने में मदद कर रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और रशिया को लेकर आ रही है। रूस से तेल नहीं खरीदने के अमेरिका और यूरोपीय देशों के भारी दबाव के बावजूद भारत और चीन धड़ल्ले से रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। ये बात अमेरिका को लगातार परेशान कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आर्थिक सलाहकार सिसिलिया राउस ने कहा कि
भारत और चीन के जरिए रूस के तेल की ये खपत उनके अनुमानों से अधिक है। वैश्विक स्तर पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली और ये लगभग $105 रहा। इस महीने की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत $122 प्रति बैरल थी। चीन एकमात्र ऐसे देश के तौर पर उभरा है जहां रूस के प्रशांत तट के बंदरगाहों से तेल भेजा जा रहा है। रूस के पश्चिमी तट से भारत को भी सबसे ज्यादा तेल का निर्यात किया जा रहा है। भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जहां रूस के बंदरगाहों से सबसे ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई की जा रही है। चीन और भारत रूस के इन बंदरगाहों से भेजे जाने वाले लगभग आधे तेल को खरीद रहा है। दोस्तों बता दें कि जून के पहले ही हफ्ते में रूस के पश्चिमी निर्यात टर्मिनल के टैंकर्स में प्रतिदिन 8,60,000 बैरल तेल लोड किया गया। ये तेल बाद में एशियाई देशों को भेजा गया। अब अमेरिका इस बात से काफी टेंशन में आ गया। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत में गिरावट उपभोक्ताओं को मिलेगी, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम कीमतों में गिरावट का स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी काफी वक्त और चलेगा। हालांकि अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जिनसे पता चल सके कि बाइडेन कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। दोस्तों अब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अमेरिका की बात अब कोई नहीं मानता, कोई सुनता तक नहीं है। केवल उसके जो चाटुकार यूरोपीय देश है, केवल वही उसकी बातें मान रहे हैं। इसके अलावा भारत और चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली खबर इसरो से आ रही है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि वो 30 जून को अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के दूसरे समर्पित वाणिज्यिक मिशन PSLV C53 की शुरुआत करेगा, जो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को लेकर जाएगा। 2 अन्य सैटेलाइट्स के साथ DSEO सैटेलाइट्स को ले जाने वाला प्रक्षेपण यान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे उड़ान भरेगा। प्रक्षेपण के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती 29 जून को शाम 5 बजे से शुरू होगी। बता दें कि ये PSLV का 55वां यानी कि 55 मिशन होगा और PSLV कोर ओलन वेरिएंट का उपयोग करते हुए 15वां मिशन और दूसरे लॉन्च पैड से 16वां PSLV प्रक्षेपण होगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।